हाँ जी बच्चा. So the first chapter that is there in our first book is some basic concepts of chemistry, which I call it to be the मूल कॉन्सेप्ट के नाम से हम जानते हैं उसको, क्योंकि इवेंचुअली पूरा का पूरा चैप्टर आपसे जो बात करेगा वो मोल्स के ऊपर बात करेगा, मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात करेगा, एटम्स के ऊपर बात करेगा, इलेक्ट्रॉन्स पे बात करेगा. तो एवरीवेयर वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द मोल. सो होल chapter we would be discussing the moles. That's why the name I have given it to be the mole concept, but the chapter name is some basic concepts of chemistry. ठीक है. So let's move further. Mole concept. As the name of the chapter suggests, who can tell me what do we mean by a mole? होता क्या है मोल? हाँ? Amount of substance. मोल मेरी क्लास में एक रूल है, चुप नहीं बैठना होता, बोलना होता है बस, चाहे गलत सही, डोंट वरी अबाउट इट. जो भी आ रहा है सुना तो होगा ना मोल कभी, या सुना ही नहीं है? सुना है ना? हाँ बच्चा सुना है. क्या होता है मोल? कुश, व्हाट इज अ मोल? पता नहीं. आद्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं. शुभम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. शगुन नो. देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर हम कहते हैं तो वी आर नॉट राइट ओवर हियर बेटा. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो मास भी होता है, और अगर मैं बात करूं मास, इट कुड बी इन ग्राम्स, इट कुड बी इन केजीज, एनीथिंग, दैट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. बट मोल इज अ बिगर यूनिट which contains the Avogadro's number of atoms in it. किसी भी सब्सटेंस के अगर मैं 1 मोल की बात कर रहा हूं, बोलते हैं ना हम 1 डजन बनानास, बोलते हैं 1 डजन बनाना मीन्स 12 बनानास, वी काउंट इट एज 1. ऐसे ही मेरे बच्चा 1 मोल का मतलब होता है दैट एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को या आयंस को या इलेक्ट्रॉन्स को, किसी का भी 1 मोल हो सकता है. इट कुड बी इसका 1 मोल, इट कुड बी मतलब कोई फॉर एग्जांपल बेंचेस पड़े, इसका 1 मोल. 1 मोल मींस कलेक्शन ऑफ थिंग्स. जैसे डजन है वैसे ही मोल है. जैसे 1 केजी में 1000 ग्राम्स होता है, इट्स द कलेक्शन. बड़ी यूनिट है 1 केजी, छोटे छोटे ग्राम्स को कंबाइन करके 1 केजी बनता है. सिमिलरली बेटा जब हम मोल की बात कर रहे हैं, सो इट्स अ कलेक्टिव टर्म. दैट कलेक्टिव टर्म मींस एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स को अगर हमने क्लब कर दिया एक साथ, या मॉलिक्यूल्स को अगर हमने क्लब कर दिया एक साथ, तो इट बिकम्स अ मोल. उसको आप क्या नाम देते हो? वी कॉल इट टू बी अ मोल. सो आई वुड से दैट कलेक्शन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ भी, कलेक्शन ऑफ Avogadro's number of atoms. Avogadro's क्या होता था? Avogadro's number, वेरी गुड, ऑफ एटम्स और molecules or any such thing, everything contribute it to be a mole. Clear to be all? So it's a combination of Avogadro's number of atoms or molecules or particles or ions or electrons or any such thing. We combinedly call it to be a mole. How do we calculate a mole? ये तो 6.022 into 10 raised to the power 23 होता है Avogadro's number. How to calculate a mole? मुझे बोला that calculate the number of moles in so and so grams of a substance. कैसे कैलकुलेट करते हैं मोल को? मोल्स को कैलकुलेट करना और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ 1 मोल. नहीं, डेंसिटी नहीं होती. मोल्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं? नंबर ऑफ, वेरी गुड, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास. किसी भी सब्सटेंस का मास होता है, वाटर का मास क्या होता है? परफेक्ट. कैसे निकाला 18 ग्राम? मंजिमा बताओ बेटा सबको जल्दी से. वाटर मींस 2 हाइड्रोजन एटम्स है बेटा एंड 1 ऑक्सीजन एटम. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, परफेक्ट. 2 हाइड्रोजन है तो, एंड ऑक्सीजन इज, सो 2 + 16 कम्स आउट टू बी 18 ग्राम पर मोल. दिस वी कॉल इट टू बी द
मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं हम इसको। सो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या तरीका है मेरे बच्चे? नंबर ऑफ मोल्स किसी भी चीज के निकालने हो आपको, सो इट वुड बी गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, या ग्राम एटॉमिक मास का भी नाम देते हैं हम इसको, मॉलिक्यूलर मास को। क्लियर बेटा? ठीक है, चल लेट्स गो फॉर अ क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। राइट डाउन अ क्वेश्चन। कैलकुलेट द number of moles, calculate the number of moles in 0.9 grams of, in 0.9 grams of water, ध्यान से मेरे साथ सीखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे अपने आप। देखो, सबसे पहली चीज, हम क्वेश्चन करने का लॉजिक तरीका क्या होता है? जो भी चीज आपको गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दैट थिंग। व्हाट इज बीइंग गिवन टू अस? मास ऑफ वाटर इज बीइंग गिवन टू अस, दैट इज 0.9 grams. So write down mass of H2O is 0.9 grams. Do we know the molecular mass of water? अभी अभी हमने निकाला, that is 18. So I would write that also. Molecular mass is 18 gram per mole. अब मेरे बच्चा, हमको मोलर मास पता है, हमको गिवन मास पता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास विच इज 0.9 डिवाइडेड बाय 18। होगा ऐसा ही, बस डिवाइड कर देते हैं, वी वुड गेट आवर आंसर। सो इट वुड बी 10, 1/20, so it would come out to be 0.05 moles. इजी, पक्का? चले आगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। नाउ यू वुड बी डूइंग दैट। लिखो एक क्वेश्चन बेटा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स present in 49 grams of, present in 49 grams of sulfuric acid, go for it fast। आपको सल्फर का मास चाहिए होगा, सल्फर इज 32 बेटा। जैसे वाटर के लिए आप निकाल रहे थे, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था, वहां पे सल्फर है, तो इट इज 32। Go for it fast and give me the answer। क्या आ रहा है? गिवन मास लिखो, मॉलिक्यूलर मास लिखो, देन पुट इट इन द फॉर्मूला। हाँ मेरे बेटा, 34 कैसे आया मेरे बेटा? ये हाइड्रोजन का 1 तो 2 हो गया, S32O4 भूल गए इसको, ये भी तो होगा। 16 into 4 that is 64। ठीक है, आधे आया बेटा। ठीक है, so molar mass of it would be coming out to be, I think, 98, and given mass is being given to us as 49, so it would be 49 by 98, so 1/2 आ जाएगा, और 0.5 moles। Everyone getting that? पक्का? चलें आगे। So what are number of moles से पता लग गया। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको दिया ये जानने के लिए कि मोल होता क्या है। इट्स द कलेक्शन ऑफ Avogadro's number of atoms और molecules और ions और particles और anything। कभी भी Avogadro's number of किसी भी चीज को अगर हम कलेक्टिवली ज्वाइन करके बोलते हैं तो we say it to be 1 mole। ये यूनिट ही है बेटा, और कुछ नहीं है। जैसे हम केजीज बोलते हैं, ग्राम्स बोलते हैं, वैसे ही अ यूनिट इज मोल। गॉट इट?
चलते हैं आगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब द फर्स्ट टॉपिक दैट आई वुड बी डूइंग ऑफ द चैप्टर दैट वी वुड बी गोइंग फॉर इट इज कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक्स। मैं चैप्टर के बीच से थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा हूं, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक पहले स्टार्ट कर रहा हूं, और सारे टॉपिक्स और इससे बहुत इजी हैं। अगर डिफिकल्ट सीख जाएंगे तो आगे बहुत इजी होगा हमारे लिए। तो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग फॉर इट इज कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक्स। क्या होती है, क्या नहीं होती, सब सीखेंगे। सो आई एम गोइंग फॉर अ थिंग गिवन द नेम ऑफ सॉल्यूशन। Who can tell me what do we mean by a solution? शायद हमने पढ़ा हुआ है यहां मेरे बच्चा। Mixture of a solute and a solvent. Anything else? She told me that a solution is a mixture of solute and solvent. Anyone else? यही होता है। और कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे इसमें? आ होमोजीनियस मिक्सचर, बहुत बढ़िया, बिकॉज मिक्सचर्स तो मेरे बेटा दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, सो आई गॉट अ थिंग दैट इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस विच इज अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दो से ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना, तो इट कुड बी पॉसिबल, इट कुड बी अ 3 सब्सटेंस सॉल्यूशन, अ 4 सब्सटेंस सॉल्यूशन, अ 10 सब्सटेंस सॉल्यूशन, एनी नंबर कैन बी देयर। सैंड एंड वाटर, इज इट अ सॉल्यूशन? Why? It's in suspension. It would not be a solution. ये पक्की बात है। ये इसलिए सॉल्यूशन नहीं है बेटा बिकॉज इट्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और हमने अभी अभी क्या कहा, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, आई कॉल इट टू बी अ सॉल्यूशन। सैंड एंड वाटर इज नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर, इट्स अ हेट्रोजीनियस। आप अभी मिक्स करोगे, हो जाएगा मिक्स फॉर few seconds or for a minute. After that the sand would settle down at the bottom and the water would be floating on the top, so it would not be a solution. ठीक है, for example sugar and water, it is a solution. आप 1 teaspoon of sugar डालते हो 1 glass of water में, you mix it well, after some time you would see that there is no sugar in it. Why? Because sugar has uniformly distributed in water. होता है ना ऐसा। मम्मा सुबह मिल्क देती है, मम्मा खाली मिल्क देती है, उसमें कुछ मिक्स करके देती है, मिक्स करके देती है। क्या मिक्स करके देती है? एक शुगर तो डालती है, और कुछ भी डालती है, हो सकता है बॉर्नवीटा डालती हो सकता है, या लेट से कॉफी डाल के देती हो, तो कोल्ड कॉफी दे देती हो। तो देयर इज अ थिंग दैट की शुगर, वाटर, शुगर, milk and something else is also being mixed over there, so can I say it to be a solution? जो आप सुबह ले रहे हो, मम्मा दे रही है, that's a solution. क्या बिल्कुल। अब कभी ऐसा होता है क्या, फर्स्ट सिप पिया तो सारी की सारी शुगर आ गई और बाद में सारा मिल्क आया, ऐसा होता है कभी? जो टेस्ट फर्स्ट सिप का होता है वही टेस्ट लास्ट सिप तक चलता है, इफ इट्स बीइंग थॉरोली मिक्स्ड। अगर बहुत अच्छे से मिक्स करा गया है तो फर्स्ट सिप एंड द लास्ट सिप वुड बी हैविंग विद द सेम टेस्ट, टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। व्हाई? बिकॉज इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। अगर उसको बस डाल के छोड़ दिया होता तो भी थोड़ा सा शुगर का टेस्ट आता, बट फर्स्ट सिप में बहुत कम शुगर मिलती और लास्ट सिप तक जाते जाते शुगर का टेस्ट बढ़ता जाता, बिकॉज वी हैवंट मिक्स्ड दैट, सो इट्स नॉट अ सॉल्यूशन, इट्स अ हेट्रोजीनियस वन. So a solution is a homogeneous mixture of two or more components. That two or more components I call it to be a solute and a solvent. So I am writing over here a homogeneous mixture of two or more components is known as a solution. आगे चलते हैं बच्चा। सो हमने कहा वो टू और मोर कंपोनेंट्स क्या है, इट वुड बी अ सॉल्यूट एंड इट वुड बी अ, सो इट वुड बी दिस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट.
नाउ हु वुड टेल मी दैट व्हाट डू वी मीन बाय अ सॉल्यूट एंड व्हाट डू वी मीन बाय अ सॉल्वेंट? जल्दी से. सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट. हाँ जी बेटा. परफेक्ट. मंजिमा एक बात करते हैं बेटा, ये है वाटर, ठीक है, इसमें मैंने 1 टीस्पून ऑफ शुगर डाला. व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट? जल्दी से. वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज अ. दूसरे केस पे चलते हैं आप. इट्स एन एम्प्टी वाटर बॉटल. मैंने पहले इसमें क्या डाल रखा है? 2 टीस्पून ऑफ शुगर पहले से डाल रखे हैं, और इसके अंदर अब मैं क्या कर रहा हूं? वाटर को पोर कर रहा हूं. सो विच वुड बी सॉल्यूट, विच वुड बी सॉल्वेंट? वाई? हमने तो कहा जिसको डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्यूट होता है, जिसमें डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्वेंट होता है. यस, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम कभी भी ध्यान नहीं रखेंगे, किसको डिसॉल्व कर रहे हैं, किस में डिसॉल्व कर रहे हैं. दैट्स रॉन्ग. द थिंग दैट वी वुड रिमेंबर इज, जो भी सब्सटेंस स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होएगा, आई वुड बी कॉलिंग इट टू बी अ, and the one which is present in larger quantity I would be treating it to be a. So this would be a solute, that is the one which is present in smaller quantity. It would be present in smaller quantity. And अगर मैं solvent की बात कर रहा हूं बच्चा, तो it would be present in larger or greater quantity. Am I clear with this? पक्का? चलें आगे. ठीक है, हम केमिस्ट्री लैब में जाते हैं. गए हैं या नहीं गए अभी तक? बिल्कुल गए होंगे. ठीक है, केमिस्ट्री लैब में जाते हैं. वी गेट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड ओवर देयर. क्या सर? एक एसिड मुझे दिखता है, लेट्स से a 15% H2SO4 सॉल्यूशन, एंड another acid, let's say we gets over there as 85% H2SO4 solution. ठीक है. What do we mean by a 15% H2SO4 solution and an 85% H2SO4 solution? डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड छोड़ देते हैं. और बताओ, अब ये डाइल्यूटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, पता चल रहा है. अब हो सकता था मैं 85 की जगह 90 देता, तो वो भी तो कॉन्सेंट्रेटेड था. 95 देता, वो भी तो कॉन्सेंट्रेटेड था. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 80, 85, 90, 95? उसमें भी तो कुछ डिफरेंस होगा. कितना परसेंट वाटर में डिसॉल्व हो रहा है H2SO4. ठीक है, इसका मतलब क्या है फिर मुझे समझाओ जल्दी से. 15% H2SO4 मींस अगर मैं कहना चाहूं कि मेरा सॉल्यूशन ओवरऑल 100 ग्राम्स का है, तो उसमें से 15 ग्राम्स वुड बी H2SO4 एंड द रिमेनिंग वुड बी वाटर इफ इट्स एन aqueous solution. So I would write that weight of H2SO4 over here would be, and weight of water over here would be 85 grams. आगे चलते हैं बेटा, थोड़ा सा इस पे आते हैं. यहां पे भी वही सेम चीज होगी मेरे बच्चा. weight of H2SO4 would be 85 grams and weight of would be, everyone is with me? ठीक है मायरा, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट जल्दी से. She is saying that sir, solute would be H2SO4, this would be a solute and water would be treated as a. perfect, बिल्कुल ठीक है. चलते हैं आगे. आद्या यहां पे मेरे बेटा. She is saying H2SO4 would be a solvent and water would be a solute. तो यही चीज लिखूं मैं. यही कह रहे थे आद्या? अच्छा, उल्टा कह रहे थे क्या? अच्छा, तो मैंने तो गलत लिख दिया फिर, है ना. She was saying the other way, I have written the other way. Who is right? और क्यों? आप बोलोगे सर आप ही ठीक होगे, कैसी बात कर रहे हो, ये कोई पूछने वाली बात है? नहीं ना, ये ठीक है ना. बिल्कुल. हाँ बेटा, तू कुछ बोल रहा था, बोल. बेटा उसकी भी मैं, चल यहाँ पे मैं H2SO4 ना लेता, मैं कुछ और ले लेता, तब डिफरेंट हो जाता. ये कहना चाह रहा है.
ये ठीक बोल रही थी ना? और कौन कह रहा है शी वॉज राइट? सोच लो, हो सकता है वही ठीक होगी, मैं गलत भी हो सकता हूं, ऐसा थोड़ा ना मैं ही ठीक होऊंगा। हाँ मेरे बेटा, शी इज राइट, ठीक है। शगुन भी बोल रहे हैं सर शी इज राइट। एज पर द डेफिनेशन मैं नहीं जानता कुछ भी, मेरे को नहीं पता डेफिनेशन क्या होती है, मैं तो ये जानता हूं इज शी राइट और एम आई राइट। देखो बेटा, हम लोगों को 6th में 7th में 8th में टीचर ने एक चीज चीख चीख के सिखाई थी, दैट वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पता था और फिर भी वही राइट थी ना, है ना? वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कभी भी मेरे सॉल्यूशन में बच्चा अगर वाटर आ जाता है तो आपको सोचना भी नहीं है कि कौन सॉल्यूट होएगा कौन सॉल्वेंट होएगा। वाटर वुड 100% बी ट्रीटेड एज अ सॉल्वेंट इररिस्पेक्टिव। यहां पे तो मेरे बच्चा 15 ग्राम्स है, मैं बोलता है 0.15 ग्राम्स भी होता ना और ये 99.85 ग्राम्स भी होता तो भी आई वुड हैव टेकन इट टू बी अ। दिस डेफिनेशन प्रूव्स रॉन्ग अगर हमारे पास वाटर प्रेजेंट होता है मेरे सॉल्यूशन में तो, बिकॉज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इट वुड ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ सॉल्वेंट। उसके लिए कभी इफ एंड बट नहीं होने वाला। जब भी आप सॉल्यूशन देखो, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में बनाया हुआ है, तो सॉल्वेंट वुड बी वाटर। ठीक है, पक्का? सर ऐसा क्यों होता है? बेटा बिकॉज वाटर के पास टेंडेंसी होती है, वाटर हर चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, हर चीज को अपने अंदर मिक्स कर सकता है, but others cannot do so because water have the tendency to form a bond given the name of hydrogen bonding। जो हमने नहीं पढ़ी है, जो हम 11th में पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो वाटर कर सकता है और मैक्सिमम चीजों के साथ कर सकता है। That's why water would be treated as a universal solvent। ठीक है, पक्का? So I would write over here that H2O is a यूनिवर्सल सॉल्वेंट। चल रहे आगे अब, पक्का? ठीक है, और बात करते हैं कुछ कुछ। चलो कुछ और बात में सबसे पहली चीज आती है, अब हमें पता लग गया कि बच्चा सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, एंड वाटर वुड बी ट्रीटेड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वी गॉट ऑल दैट थिंग्स। Now we would be categorizing our solution। एक solution को we can categorize as well। It could be a categorization based on the physical state। सर ये कैसे बोल रहे हो, हमने तो आज तक solution खाली liquid solution पढ़ा है, आप physical state बोल रहे हो, इसका मतलब तो solid solution भी हो सकता है और gaseous भी हो सकता है। हो सकता है क्या solid और gaseous solution? होता है? एग्जाम्पल है कोई? एलॉय क्या है? बढ़िया, सॉलिड सॉल्यूशन है। और कोई गैसियस सॉल्यूशन भी होता है क्या? एक्को? मुझे प्रोनाउंसिएशन मत बोल, मुझे जनरल लाइफ में बता दे, छोड़ दे। कोई गैसियस सॉल्यूशन होता है क्या? एयर। सर ये क्या है यहाँ पे? एयर इज अ गैसियस सॉल्यूशन ना, ये सॉल्यूशन है, ये सब मानते हैं एयर। क्या ऐसा होता है आप इस रूम में बैठे हो तो ब्रीथ कर पा रहे हो, बाहर वाले रूम में बैठे होगे तो नहीं कर पाओगे? हर जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हर जगह नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एंड हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। कैन इट बी पॉसिबल मैं यहां से पकड़ रहा हूं तो बोल रहा हूं सारी ऑक्सीजन आ गई और दूसरी जगह से पकड़ा तो सारी नाइट्रोजन आ गई? कैसा हो सकता है? इट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर हियर, वी कैन नॉट सेग्रीगेट इट आउट। हम गैसेस को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि नाइट्रोजन सारी इधर ले लूं, ऑक्सीजन सारी इधर ले लूं। इट्स अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जब एक बार शुगर एंड वाटर को मिक्स कर देते हो तो क्या शुगर और वाटर को सेपरेट आउट कर पाते हो? कर पाते हो? नॉर्मली कर लेते हो विदाउट एनी मेथड? नहीं ना। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सो इट्स अ मिक्सचर एंड इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर, सो इट वुड बी अ सॉल्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट आई कैन कैटेगराइज द सॉल्यूशन टू बी अ solid solution, to be a liquid solution, to be a gaseous solution। पक्का? सो पहले कैटेगराइजेशन जो हम करने जा रहे हैं बेटा सॉल्यूशन की, वो तो करने जा रहे हैं अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन इट। एक सॉल्यूशन दो चीजों से भी बन सकता है,
3 से भी बन सकता है, 4 से भी बन सकता है एंड मोर देन 4 से भी बन सकता है. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट अ सॉल्यूशन कैन बी अ बाइनरी सॉल्यूशन, a solution can be a ternary solution, a solution can be a quaternary solution, and a solution can be a multi component solution. ठीक है मेरे बेटा. For example, binary solution. Second is ternary beta. Ternary means 3 component का solution. So 2 component का solution, sugar and water. 3 component, sugar plus salt plus water. 4 component, sugar plus salt plus water plus lemon in it. नींबू पानी बना रहे हम. And उसमें अगर कोई और भी ingredient add कर देते हैं, so it would become a multi component solution. Quaternary. Quaternary, Quaternary, binary, ternary, quaternary and a multi-component. Quaternary, quaternary. Got it? पक्का? चले आगे. ओके. अब जो मैं बोल रहा था फिजिकल स्टेट पे, उस पे भी आ जाते हैं. सो कैटेगराइजिंग द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट कैन बी अ सॉलिड सॉल्यूशन, कैन बी अ लिक्विड सॉल्यूशन एंड लास्टली इट कैन ऑल्सो बी अ बच्चा gaseous solution. Chalo, coming over to that, a solid solution. He has given me the example, that is alloys. Apart from alloy, koi aur? Apart from alloys, any other? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बट बेटा वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है ना बच्चे. मैं प्योर सॉलिड की बात करना चाह रहा हूं. खुश? कोई सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन? बेटा किसी भी सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट डिसाइड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. रूम टेम्परेचर पे अगर वो सॉलिड है तो वो सॉलिड होएगा, लिक्विड है तो लिक्विड होएगा, गैशियस है तो गैशियस होएगा. इट शुड बी डिटेक्टेड एट द रूम टेम्परेचर. ब्रोमीन तो वैसे ही लिक्विड होता है मेरे बेटा. हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं NaCl. इट्स अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. और बहुत बेसिक चीज पे चलता हूं, ज्वेलरीज. आइस क्यूब नहीं, आइस क्यूब बेटा रूम टेम्परेचर पे तो वो भी लिक्विड हो जाता है ना. रूम टेम्परेचर पे जो चीज है, अब ऐसे तो मैं कहूं सर नॉर्मल वाटर ले लो, वो क्या उसमें शुगर डाल दो या सॉल्ट डाल दो, वो क्या है लिक्विड सॉल्यूशन अगर रूम टेम्परेचर पे है. उसी को सर रेफ्रिजरेटर में रख दो, देखो ना सॉलिड बन गया. और थोड़ी देर बाद उसी को आप गैस पे रख के हीट करना स्टार्ट करो, वही गैसियस बन जाएगा. बट बेटा उसमें आप रूम टेम्परेचर पे थोड़ी ना रख रहे हो चीजें. आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखा तो टेम्परेचर लोअर डाउन हो गया, जब आप उसको हीट करने लगे तो टेम्परेचर हाई हो गया. तो फिजिकल स्टेट इज बीइंग डिटेक्टेड एट द रूम टेम्परेचर. ज्वेलरीज क्या प्योर गोल्ड से बनती हैं? नेवर एवर. हाँ बेटा. हाँ तो मैं स्पेसिफिकली ज्वेलरी की अगर बात करूं तब बोल रहा हूं, वो हम अच्छे से जानते हैं ज्वेलरी. तो ज्वेलरी इज नॉट being, you can say, a liquid solution or a gaseous. It's a solid at room temperature and it's not being formed by the pure gold. It would be a 22 karat gold, it could be a 20 karat gold, it could be a 18 karat gold, but not 24 karat. Ye short. So jewelries can be the example of it. What about potassium? बेटा अगर उसमें इंप्योरिटीज हैं तो जरूर से हम कह सकते हैं. अगर प्योर सब्सटेंस है, जैसे गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड इज फाउंड इन द प्योरेस्ट फॉर्म इन अर्थ क्रस्ट, सो दैट कैन नॉट बी अ.
वो तो 24 कैरेट गोल्ड मिलता है जो हमको अर्थ क्रस्ट पे मिलता है, उसको हम डाइल्यूट करते हैं या इंप्योरिटीज ऐड करते हैं टू मेक ज्वेलरीज आउट ऑफ इट। बट अगर इंप्योरिटीज है तो यस इट कैन बी अ सॉलिड सॉल्यूशन, बट रूम टेम्परेचर पे, ये ध्यान रखना। हाँ मेरे बेटा, शुगर में आप बोल सकते हो, बट हम ऐसा चीज चाहेंगे जो कि इजीली डिटेक्टेबल हो। इजीली डिटेक्टेबल मतलब अगर आप सॉल्ट बोल रहे हो तो यस यू कैन गो फॉर Na और Cl, आप उसको कभी सेग्रीगेट नहीं कर सकते, और रूम टेम्परेचर पे इट्स अ सॉलिड फॉर्म ओनली। लिक्विड सॉल्यूशन, हमारा चैप्टर जो होता है वो इससे डिस्कशन करता है मेरे बेटा। अब लिक्विड सॉल्यूशन को आई एम बाइफरकेटिंग एज गैस एंड लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, and a solid in liquid. Any example of gas in liquid? हाँ जी, carbonated drinks, coke, soda bottles, that is nothing, it's a gas in liquid. बेटा वो तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ही है डायरेक्टली, वो तो है ही आपके पास लिक्विफाइड चीज, उसमें कोई ये नहीं है ना कि सॉल्यूशन हम बोल पा रहे हैं उसको। अब अगर हम नॉर्मल वाटर भी कहें इट्स ऑल्सो अ लिक्विड सॉल्यूशन। सर ये कैसे बोल रहे हो आप? बेटा इसमें क्या डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है या नहीं है? बिल्कुल है ना। कभी नोटिस करना, जब अभी अभी विंटर्स गए हैं, मम्मा कहती थी ना कि ठंड है, गरम पानी पी लो, गरम पानी पी लो, गला खराब हो जाए, बट हम कभी मानते नहीं थे, क्योंकि गर्म पानी का ना जो टेस्ट होता है वो अच्छा नहीं आता, मजा नहीं आता गर्म पानी पीने में। ऐसा होता है, कभी नोटिस किया है? द टेस्ट इज नॉट गुड। वाई? जब आप वाटर को बॉयल कर देते हो तो इट बिकम्स अ फ्लैट वाटर। फ्लैट वाटर मतलब जो उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन थी इट evaporated. Now it's a pure water without that of the oxygen in it. That's why the taste is not that good. Aquatic species, they breathe from water only ना बेटा। अगर वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ही नहीं होंगी तो क्या वो ब्रीथ कर पाएंगी? कैसा होता है, बाहर आके ब्रीथ करती है फिर अंदर चली जाती है, वाटर में से ही ब्रीथ करती है ना, तो वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी तभी तो वो ब्रीथ कर पा रही है। सो दैट्स नथिंग, इट्स अ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। और सबसे कॉमन एग्जांपल तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोला बॉटल्स, सोडा बॉटल्स, दैट्स अ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड तो शायद हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। कोई भी H2SO4 in water, HNO3 in water, HCl in water, alcohol in water, everything is liquid in liquid. Salt in water, sugar in water, that's solid in liquid. तो सॉलिड इन लिक्विड ही तो बोला। लिक्विड इन लिक्विड हो गया बेटा, H2SO4 in water, HNO3 in water, alcohol in water, all that were the liquid in liquid. सॉलिड इन लिक्विड में बोला बच्चे मैंने शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर और एनी अदर सॉलिड इन वाटर। ठीक है, gaseous is air that we were discussing. ठीक है बेटा, पक्का, कोई डाउट? ये भी कोई ऐसी चीज नहीं सिखाई अभी तक मैंने जो कि आपको ना पता हो। कुछ ऐसा था कि जो नहीं पता थी चीजें? तो सब पहले पता थी, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, एवरीथिंग वाज नोन। नाउ कम्स द, इसको बताने का लॉजिक रीजन ये था, जो मेरा टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक्स, वो इससे रिलेटेड है। अगर हमें सॉल्यूशन ही नहीं पता क्या होता है तो हम उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे बता पाएंगे? हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में लिखा था ना 85% H2SO4, 15% H2SO4, दैट्स बेसिकली द कॉन्सेंट्रेशन की हाउ मच कॉन्सेंट्रेटेड इज माय सॉल्यूशन। उसको सीखने के लिए आई शुड नो द सॉल्यूशन, दैट्स वाई मैंने इतनी सारी बातें आपसे करी उसको सिखाने के लिए। चले अब आगे, बिल्कुल पूछना यार, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं उसको भी, उसके भी टाइप्स ऑफ, बिल्कुल कह सकते हैं। चल हेडिंग देते हैं बच्चा, कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक्स।
ठीक है. So coming over to the topic concentration techniques. Concentration techniques. ठीक है. चल, फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक जो हमारे पास आती है बच्चे, दैट टेक्निक वी कॉल इट टू बी द मास परसेंटेज. किसी भी सॉल्यूशन में हम मास परसेंटेज बता रहे हैं. जैसे हमने फॉर एग्जांपल जब चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने 15%, 85% जो लिखा था, दैट वाज एक्चुअली द मास परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ठीक है. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज अ सॉल्यूशन विद अस ऑफ टू कंपोनेंट्स a प्लस b, a प्लस b, और हमें बोला वी नीड टू कैलकुलेट द percentage of A and mass percentage of B in that particular solution. So बोलता है कभी भी किसी भी कंपोनेंट की परसेंटेज अगर निकालनी है, so the formula is, स्कूल में मार्क्स की परसेंटेज मिलती है बेटा, कैसे निकालते हैं? मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू. तो मेरे बच्चे जिसकी भी मास परसेंटेज निकालनी होगी उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू, दैट्स इट. सो मास ऑफ दैट कंपोनेंट कैन बी A, कैन बी B. मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन into 100 into 100. So it would come out to be so and so, जो भी आया आंसर. What would be the units of this? हाँ जी, यूनिट क्या होगी इसकी? ग्राम्स. ग्राम्स ही होगी यूनिट्स, पक्का. स्कूल में किलोग्राम्स, स्कूल में परसेंटेज मिलती है. मैम क्या कहती है हमारा की परसेंटेज 95% ग्राम्स आई है, या 95% केजीज आई है, या 95% लीटर्स आई है, ऐसा होता है क्या? इट वुड बी अ यूनिट लेस क्वांटिटी. परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होती, उसका बस सिंबल हम शो कर देते हैं परसेंटेज का. इट्स अ यूनिट लेस क्वांटिटी, वी डिनोटेड बाय अ परसेंटेज सिंबल, दैट्स इट. ठीक है, चलें आगे. सेकेंड कम्स इज बच्चे मोल फ्रैक्शन. सेकेंड इज मोल फ्रैक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं मेरे बेटा स्मॉल x की फॉर्म से, जिसको काई का नाम देते हैं हम. स्मॉल x डिनोटेड एज काई. अब ये एक तरीका है परसेंटेज मतलब कॉन्सेंट्रेशन बताने का. दिस इज अनदर वे टू डिफाइन द कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की. अब मान लो हमारे पास फिर से मेरे बेटा देयर आर टू कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन a प्लस, and I have been told to calculate the mass mole fraction of A और mole fraction of B, दोनों में से किसी का भी mole fraction निकालने के लिए बोला. So mole fraction निकालने का फॉर्मूला as the name suggests, moles का fraction. अगर मुझे A का फ्रैक्शन निकालना है तो A के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू. वेरी गुड, हम परसेंटेज निकाल रहे हैं नहीं ना, जानबूझ के इनटू बोलता हूं, मुझे पता है कि 100 सामने से ही आ जाएगा अपने आप. तो बेटा परसेंटेज नहीं निकाल रहे तो 100 वुड नॉट बी देयर, इट्स अ फ्रैक्शन. व्हाई वुड बी मल्टीप्लाइंग विद 100? सो मोल फ्रैक्शन ऑफ A वुड बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस. कोई दिक्कत? हाँ जी, इंटू 100 कर दो आद्या, नहीं करूं? ऐसे ही बच्चा मोल फ्रैक्शन ऑफ B वुड बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. Are we clear with this?
एंड बोलते हैं बच्चे अगर कभी भी किसी भी सॉल्यूशन में आप मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हो तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, यहां पे दो ही कंपोनेंट्स है, चाहे 3 होते, 4 होते, 5 होते, कितने भी कंपोनेंट हो, सबके मोल फ्रैक्शन का सम कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1, चाहे वो कितने भी कंपोनेंट होते। इसको शायद प्रूफ करके दिखाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, इन दोनों को ऐड अप करोगे तो इट वुड कम आउट टू बी, दैट्स व्हाई एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स देयर सम वुड ऑलवेज कम आउट टू बी एवरी टाइम। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं, ये लो मान लो 3 कंपोनेंट से बचा हमारे पास a प्लस बी प्लस, सो मेरे को जल्दी से बताओ का ए क्या होगा, फेज number of moles of A by plus B plus chi B chi C A plus B plus C, ऐसा ही होएगा, ठीक है। और सम भी इक्वल टू, तो बेटा अगर ये दोनों चीजें हमने निकाल ली थी तो थर्ड वाले को डायरेक्टली 1 माइनस दैट 2 कर लेते तो भी सेम आंसर आता, जरूरी नहीं है इससे निकालना। इन तीनों को हम चाहें तो 2 निकालने के बाद थर्ड वाले को 1 माइनस दैट कर सकते हो, यू वुड गेट द सेम आंसर। सो काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी वुड बी 1, और अगर दो चीजें निकल गई हैं तो थर्ड क्या हो जाएगा, काई सी वुड बी 1 माइनस काई ऑफ ए प्लस काई ऑफ बी। बोलो मेरे बेटा, किसी को कोई डाउट इसमें, पक्का से चलें आगे। शगुन, इसकी यूनिट्स क्या होगी बेटा मोल फ्रैक्शन की, पक्का? सो इट्स अ फ्रैक्शन, इट वुड बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी। मायरा यूनिटलेस होएगी पक्का, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बाय नंबर ऑफ मोल्स वुड कैंसिल आउट ना बेटा, दैट्स व्हाई। कभी कभी ना हम पता है क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा इनोवेटिव काम करते हैं, सर ये तो गलत कह रहे हो आप, ये देखो सर, ये देखो ना इसकी यूनिट जो होगी वो मोल होगी, ठीक है, और सर मोल प्लस मोल, सर मोल स्क्वायर हो गई ना, सर एक मोल से एक मोल कैंसिल आउट कर लो तो भी आंसर क्या आ गया, 1 बाय मोल तो आ गया आंसर, होगा ऐसा? बेटा यूनिट्स जब ऐड कर रहे हो तो यूनिट्स थोड़ी ना ऐड हो जाएंगी यार, दो चीजें ऐड ही इसलिए हो रही हैं क्योंकि उनकी यूनिट्स सेम है, अदरवाइज दे वुडंट हैव बीन एडेड। सो इट्स अ यूनिट लेस क्वांटिटी, देयर वुड बी नो यूनिट्स ऑफ इट। चलते हैं आगे, पक्का, ठीक। थर्ड थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक आती है बच्चे हम लोगों के पास, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, विच इज PPM। जैसे आप मेरे बच्चे मास परसेंटेज निकालते हो, सिमिलर मैनर में वी गो बाय द पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। सो लेट्स से वी आर हैविंग विद द सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स A प्लस, एंड हमें बोला वी नीड टू कैलकुलेट द PPM ऑफ A एज वेल एज PPM ऑफ B, दोनों के पार्ट्स पर मिलियन निकालने हैं। तो कहते हैं किसी का भी पार्ट्स पर मिलियन अगर आपको निकालना है, जैसे परसेंटेज निकाल रहे थे मास ऑफ दैट कंपोनेंट बाय टोटल मास इनटू 100, वैसे ही ये निकालेंगे पार्ट्स ऑफ दैट कंपोनेंट बाय टोटल पार्ट्स इनटू 1 मिलियन 10 रेज टू द पावर 6। सो पार्ट्स ऑफ दैट कंपोनेंट divided by total parts of solution
इंटू 10 raised to the power 6 यूनिट्स ऑफ इट। जल्दी से क्यों परसेंट होगी? क्या हम मल्टीप्लाइड बाय 100 कर रहे हैं? तो फिर क्यों परसेंट होगी? इट वुड बी यूनिट लेस पीपीएम लिखोगे साथ में, दैट्स इट, जैसे वहां पे परसेंट लिखते थे। ओ अच्छा अच्छा, अब एक चीज मुझे पूछनी है यहां पे आप लोगों से, पार्ट्स का मतलब क्या है? मैंने वहां पे तो मास लिखा था, समझ में आता है मुझे, बट मुझे पार्ट्स नहीं समझ में आते, इसका मतलब क्या है? हाँ जी, पार्ट्स, व्हाट इज द पार्ट ऑफ इट, वही तो जानना है हमें। जैसे बेटा मास, तो मैंने ये नहीं बोला था ना मास ऑफ इट, मैंने समझाया था ना वो, तो ऐसे ही मुझे पार्ट्स समझा दो क्या होते हैं, क्या होता है पार्ट्स। हाँ जी, नहीं कुछ नहीं होते। देखो पार्ट्स कोई बहुत इनोवेटिव चीज नहीं होगी, जैसे वहां मास लिख रहे थे, मास परसेंटेज भी होती है, वॉल्यूम परसेंटेज भी होती है, तो अलग अलग होती है। बट जब हम पीपीएम करते हैं तो बेटा पीपीएम के लिए अलग अलग नहीं होती मास और वॉल्यूम, तो दीज पार्ट्स मींस आइदर वी आर टेकिंग द मास और वी आर टेकिंग द वॉल्यूम। तो मतलब आई कुड हैव रिटन ओवर हियर मास ऑफ दैट कंपोनेंट by total mass into 10 raised to the power 6 or volume of that component by total volume into 10 raised to the power 6. So part means mass as well as, ठीक है पक्का, ठीक है, पार्ट ऑफ इट। चल आगे बढ़ते हैं, फोर्थ बच्चा एंड एन इंपॉर्टेंट वन। हाँ जी ठीक है बेटा, फिर हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मास और वॉल्यूम सेम चीज तो नहीं है ना। वाटर के लिए सेम होता है बस, क्योंकि वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर एमएल, तो उसका मास और उसकी वॉल्यूम सेम होती है। अगर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर है मींस 100 ml ऑफ वाटर है, बट सबके लिए ऐसा नहीं होता क्योंकि सबकी डेंसिटी क्या 1 होगी, मास इज इक्वल टू डेंसिटी और मास रिलेटेड टू वॉल्यूम, वो चीज आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी या मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दैट्स व्हाई। सो अगर डेंसिटी 1 है तब तो मास और वॉल्यूम सेम है, जो वाटर का केस होता है बस, और सब में नहीं होता। अगर किसी का मास दिया है दूसरे की वॉल्यूम दिया है तो वी हैव टू कन्वर्ट इट, तो ऐसा नहीं हो सकता हम यहां ले ले मास और यहां ले ले वॉल्यूम, कैन नॉट बी पॉसिबल, या तो दोनों मास या दोनों वॉल्यूम्स, ठीक है। चलो बेटा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज मोलैरिटी। बेटा जो ये अभी सिखा रहा हूं ना मैं आपको, जो भी अभी तक पढ़ा, मतलब 12th की फर्स्ट क्लास भी यही होती है मेरी, बिकॉज ये 12th में भी सारी चीजें फिर से आती है, एवरीथिंग। 12th का तो फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ते हैं वो चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस, नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉल्यूशन, तो इवेंचुअली वी वुड बी स्टडिंग दीज अगेन। तो ये ऐसा नहीं है यहां पे पढ़ा और यहीं पर छोड़ के चले गए, दिस वुड बी कैरिड ऑन टू 12th, अ फर्स्ट क्लास व्हेन वी वुड बी डूइंग ऑल दीज स्टफ्स अगेन, ठीक है। मोलैरिटी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, समझते हैं होता क्या है पहले। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज अ 1 लीटर रिएक्शन, 1 लीटर वेसल, 1 लीटर है, बोलता है कि अगर कोई एक 1 लीटर सॉल्यूशन है, मान लो ये शुगर सॉल्यूशन है, अ शुगर इज बीइंग डिसॉल्व्ड इनटू इट, बोलता है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ शुगर आपने डाले या कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपने ऐड किए, चाहे वो सॉल्यूट कोई भी हो, शुगर हो, सॉल्ट हो, ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो, माल्टोज हो, एनी पर्टिकुलर सॉल्यूट, दैट वी टर्म इट टू बी द मोलैरिटी। मतलब सर ये 1 लीटर में अगर मैंने 2 मोल्स डाले तो मोलैरिटी क्या हो गई, अगर 1 लीटर में मैंने 10 मोल्स डाल दिए तो मोलैरिटी क्या हो गई 10। नंबर ऑफ मोल्स तो हम जानते हैं ना अच्छे से, तो 1 लीटर के सॉल्यूशन में जितने भी मोल्स सॉल्यूट के डले होंगे उसको वी कॉल इट टू बी द मोलैरिटी, इट्स एज सिंपल एज दैट। मतलब अगर एक 10 लीटर का सॉल्यूशन होता और इसमें 5 मोल्स डले होते तो मोलैरिटी क्या हो जाती
5/10, 10 लीटर का सॉल्यूशन था। हमने बोला 1 लीटर में जितने मोल्स होते हैं दैट इज मोलैरिटी। अगर 10 लीटर में 5 मोल्स है तो 1 लीटर में हाफ मोल होगा ना, तो मोलैरिटी क्या हो गई? हाफ, 0.5। ठीक है सर, पक्का? सो आई वुड डिफाइन इट लाइक दिस बच्चा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution। अगर कोई भी सॉल्यूशन 1 लीटर का है तो उस 1 लीटर के सॉल्यूशन में हाउ मेनी मोल्स आई हैव पुट इनटू इट, वी कॉल इट टू बी मोलैरिटी। उसको हम क्या नाम देते हैं? मोलैरिटी का नाम देते हैं। सो डिनोटेड बाय कैपिटल M। सो आई वुड राइट द फॉर्मूला लाइक दिस, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अभी हमने क्या डिस्कस किया? अगर 10 लीटर वॉल्यूम थी और 5 मोल्स थे तो कैसे निकाली मोलैरिटी? 5/10, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, एनी डाउट्स टू एनीवन? बोलो बच्चा, पक्का? अब बच्चे हम चाहें तो मोलैरिटी को भी चेंज कर सकते हैं, विच इज गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। सो सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स को विच इज गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। बोलो मेरे बेटा, क्लियर टू बी ऑल? पक्का? ठीक है। हमायरा मुझे बताएगी इसकी यूनिट सम। सोचो जल्दी से, बहुत इजी है। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें अच्छे लगते हैं मोल्स, इसलिए। अच्छा, मोल्स क्यों लिखेंगे ये बता, फिर मैं बताऊंगा क्या होगी। कहा मेरे बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ कहां रहे हैं? ऐसा है कि नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ रहे हैं? वो तो हमें पहले से ही पता थे, 5 मोल्स डाले 10 लीटर में, वो तो पता थे ना। तो मोलैरिटी तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं हुआ। हाँ बच्चे, इसकी यूनिट्स क्या होती है मोल्स की? मोल। वॉल्यूम की यूनिट क्या है? सो क्या हो गई यूनिट्स? मोल पर लीटर। तो मुश्किल है ना, सब लिख दिया मैंने यहां पे फिर भी। सो इट वुड बी मोल पर लीटर और मोलर, मोलर भी बोलते हैं बेटा इसकी यूनिट, और कैपिटल एम। तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, यू वुड गेट फुल मार्क्स अगर कभी यूनिट की बात करें तो। मोल पर लीटर और मोलर और कैपिटल एम। अजय सर चलें आगे, समझ में आ रहा है कुछ या सब ऊपर से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ कम्स द फिफ्थ एंड लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक, विच इज मोलैलिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m। मोलैलिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m। ठीक है, जैसे मेरे बेटा हमने मोलैरिटी की बात करी, मोलैलिटी इज ऑलमोस्ट सेम। यहां हम कहते थे हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट वी हैव डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां हम कहते हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट वी हैव डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे सॉल्यूशन की बात करते थे, यहां पे सॉल्वेंट की। यहां पे वॉल्यूम 1 लीटर लेते थे, यहां पे मास 1 kg। दैट्स द ओनली डिफरेंस। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, मास ऑफ सॉल्वेंट इन, everything is same else. So I would write it to be
परफेक्ट। नंबर ऑफ मोल्स किसके, मेरे या आपके? तो वो बोलना पड़ेगा ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of solvent, and it's denoted by small m. So formula क्या हो जाएगा, number of moles of solute upon mass of solvent in kgs। नंबर ऑफ मोल्स को भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चा, क्या हो जाएगा, गिवन मास mass of solvent in kgs। And what would be the units बच्चा, मोल्स पर केजी और मोलल और स्मॉल एम, मोल्स पर केजी और मोलल और स्मॉल एम। तो कभी ऐसा हो सकता है कि वॉल्यूम हमको लीटर्स में ना गिवन हो, अगर नहीं गिवन तो पहले उसको लीटर में कन्वर्ट करोगे, विदाउट कन्वर्टिंग इट टू लीटर वी कैन नॉट फाइंड द मोलैरिटी। That's short thing that it should be in liters, and over here it's short thing that the mass of solvent should be in kgs। अगर वो for example 1000 grams है तो we would not be taking it in grams, we would be taking 1 kg। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखोगे। over here the solution volume should be in liters, over there the mass of solvent should be in kgs। Now, any doubts to anyone in these? If yes, then ask. If not, then I would ask the question. मुझे तो डाउट है, क्योंकि कोई बात नहीं, डेंसिटी दे रखी होगी, फिर हमें उससे कन्वर्ट करेंगे हम। अगर हमें कभी मास दे रखा है वॉल्यूम चाहिए, या वॉल्यूम दे रखी है मास चाहिए, तो डेंसिटी वुड बी गिवन टू अस, एल्स वी कैन नॉट डू दैट। एक चीज बस ध्यान रखोगे, वाटर की डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, दैट वुड नेवर एवर बी गिवन टू अस इन द क्वेश्चंस, दैट वी शुड रिमेंबर। वो कभी प्रोवाइडेड नहीं होगी बच्चा, नेवर एवर। ये लो बेटा, मास इज इक्वल टू, या डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। Density is equal to mass upon volume। 1 gram per ml। ml is also centimeter cube, so it could also be 1 gram per centimeter cube। 1 gram per ml or 1 gram per centimeter cube, one and the same thing। ठीक है बच्चा, और कोई डाउट्स है या मैं पूछ लूं कुछ अब? कोई डाउट नहीं, पक्का है? कोई डाउट? पक्का? शगुन कोई डाउट? आद्या नो? मायरा? चल ठीक है। नाउ आउट ऑफ molarity and molality, which would be temperature dependent and why? molarity और molality में से कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी और क्यों करेगी? गिव रीजन फॉर दैट। और कोई? तेज बोलना है और विद रीजन बोलना है। और कोई? और कोई? वाई? बिकॉज
टेम्परेचर से इसकी क्वांटिटी चेंज हो सकती है। किसकी? लीटर लीटर सोल्यूशन है तो इसकी क्वांटिटी तो चेंज हो सकती है। अगर सॉल्वेंट होता तो ना चेंज होती? एवरी सॉल्वेंट में थोड़ी हो सकती है। तो एवरी सॉल्यूशन में हो सकती है। हीट कर देंगे तो सोल्यूशन की क्वांटिटी कम नहीं हो जाएगी। तो मैं उड़ता है ये थोड़ी ना कह रहा हूं, अगर हीट कर भी रहे हो तो ऊपर से क्लोज्ड है वो। आई एम नॉट अलाउइंग एनी ऑफ द सब्सटेंस टू इवेपोरेट। देन हाँ, क्यों नहीं कर सकते ऐसा? अरे किसी चीज को बॉईल कर रहे हो लेट से, तो जरूरी है कि उसको ओपन वेसल में ही बॉईल करोगे, क्लोज करके बॉईल नहीं कर सकते। कुकर मम्मा रखती है तो क्लोज रखती है, ओपन रखती है? होता है ना ऐसा भी। हाँ जी, हाँ जी सर, आप भी कुछ बोल रहे थे, अब आप बोलो। ओरिजिनली वही था मेरा कि अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे मिल्क बॉइलिंग पॉइंट तक तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम हो जाएगा। देखो, आंसर इज परफेक्ट, मोलैरिटी होगी। मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये शॉर्ट है। व्हाई? द रीजन इज it's not about solution or solvent or solute, it's about volume. Volume is temperature dependent. Volume टेम्परेचर के साथ चेंज करती है। सर कैसे आप बोल रहे हो, कैसे चेंज करती है? कोई रीजन दो ना। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल Shubham, it's you can say June weather. It's chilling hot over there outside and he thought of going out. इसने सोचा कि सुबह सुबह बाहर निकलूं और 12 o'clock he came out of his place and it was a weather like 45 degree Celsius. ये बाहर निकला एंड साथ ही साथ इसने क्या किया, सुबह जब बाहर निकल रहा था एक बकेट ऑफ वाटर इसने बालकनी में रख दी। 10 लीटर बकेट ऑफ वाटर ही केप्ट इट इन द बालकनी। जब ये सुबह सुबह बाहर निकला 12 o'clock, पूरा दिन ये घूमा इन 45 डिग्री सेल्सियस, ही वॉज आउटसाइड होल डे। जब शाम को 6 बजे 7 बजे घर आएगा तो ही वुड बी फुल स्वेटी। होगा ऐसा? क्या सुबह जब बाहर निकला था तो 50 केजीज वेट था, घर आने के बाद 40 केजीज हो चुका होगा? बट जो मैंने बकेट ऑफ वाटर बाहर रखी थी उसकी वॉल्यूम जरूर से चेंज हो चुकी होगी, बिकॉज इसकी हम बात कर रहे हैं मास की। मास इज नॉट बीइंग अफेक्टेड विद टेम्परेचर बट वॉल्यूम इज शॉर्ट बी अफेक्टेड विद टेम्परेचर। वॉल्यूम जरूर से टेम्परेचर से इफेक्ट होती है। तो वॉल्यूम किस में इन्वॉल्व है बच्चे? मोलैरिटी में। दैट्स व्हाई आई वुड से दैट molarity is temperature dependent as it involves volume which varies with temperature. बोलो मेरे बेटा, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई चीज क्लियर ना हुई हो तो पूछो, जितनी भी बात हम लोगों ने करी अभी तक। बोलो कैसे इफेक्ट होएगा, बताना बेटा। बट मैं हाइड्रेट नहीं हो रहा फिर तो कम होना चाहिए। नोटिस करके देख लियो बेटा एक बार। बेटा वाटर जो बॉडी में प्रेजेंट होता है ना, वाटर की जो आप अगर क्वांटिटी, कितने केजीज वाटर तो लूज कर देगा क्या? इट्स नेग्लिजिबल। सो अगर लूज होएगा भी तो नेग्लिजिबल मास लूज हो रहा है, वो पता भी नहीं चलेगा हमें। सो अगर आपको काउंट आउट करना है तो मास वुड नेवर बी इफेक्टेड बट वॉल्यूम वुड शॉर्ट बी अफेक्टेड विद टेम्परेचर। सीख गए अच्छे से? वॉल्यूम और वेट अलग अलग चीज है ना मेरे बेटा। वॉल्यूम मींस इन mls और इन लीटर्स जो आप प्रोवाइड करते हो, बट वेट इज कन्वर्जन। ये तो लिखिए अभी, अगर मास चाहिए तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट विद डेंसिटी, देन ओनली आई वुड गेट द वॉल्यूम। मास और वेट हम सेम कह रहे हैं, केमिस्ट्री में मास और वेट सेम होता है हमारे लिए।
फिजिक्स वाले लॉजिक से मत जाना कि स्मॉल जी वाला वो सब मत जाना, कुछ नहीं है उसका मतलब। हमारे लिए मास एंड वेट इज सेम, वॉल्यूम इज डिफरेंट। ठीक है, इसे बंद कर दूं, पक्का क्लियर टू वी ऑल? कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कुछ भी छोटी सी भी चीज अगर रह गई है तो यू कैन आस्क। नो? चलो 2 क्वेश्चन देता हूं, यू वुड बी डूइंग दैट क्वेश्चंस बाय योर ओन। राइट डाउन अ क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास परसेंटेज calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है लिख लो वहां पे, और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 लिख लो दोनों चीजें। Calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride in a solution prepared by dissolving 22 grams of benzene in 122 grams of CCl4 in 122 grams of CCl4। हो पाएगा बेटा? परसेंटेज निकालनी है बेंजीन और CCl4 की, तो वंस व्हाट वी वुड बी डूइंग, वी वुड बी गोइंग फॉर बेंजीन की। अगर मैं बात करूं तो बेंजीन का मास 22 था, बाय टोटल मास 144। सो 22 बाय 144 इंटू, ये बेंजीन का आ जाएगा बच्चे। ऐसे ही हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकाल सकते हैं, हो जाएगा पक्का। राइट डाउन अनदर क्वेश्चन, यू वुड बी डूइंग दिस बाय योर ओन। एक और लिखो, कैलकुलेट द mass percentage of nitrogen, in 70 grams of, या डायरेक्ट लिखो इन यूरिया, 70 ग्राम्स काट दो, इन यूरिया, इन अ कंपाउंड इज यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला लिख लो बच्चे, यूरियाज फॉर्मूला इज दिस, NH2 CONH2, दिस इज यूरिया, NH2 CONH2। ट्राई कर पाएंगे या मुझे बताना है कुछ? Who can tell me how to go for this question? फर्स्ट वाला तो मैं नहीं बता दिया, how to go for this? टोटल मास क्या होगा? दिया ही नहीं है इसका, और 14 नहीं होएगा मेरे बच्चा। कितने नाइट्रोजन है बेटा यहाँ पे? 2। एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास होता है 14। इफ 2 नाइट्रोजन आर देयर तो 2 का क्या हो जाएगा? 28 डिवाइडेड बाय इसका ओवरऑल टोटल मास। टोटल मास मतलब 28 प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 28 प्लस 4 प्लस 12 कार्बन का, 32 प्लस 12 38 हो गया था, प्लस 12 50 और साथ में ऑक्सीजन। मेरे ख्याल 32 हुआ था, 38 नहीं हुआ था। 28 प्लस 4 इज 32 प्लस 12 is 44 plus 16 is 60. So it would come out to be 28 by 60 into 100. That's it.
नहीं बता ना, सच सच बता। समर्थ मैं कराऊं बेटा? नहीं आया समझ में? पक्का? शगुन? सो मेरे बेटा इट वुड बी, जैसे मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे 28 है क्योंकि 2 है, और मास ऑफ यूरिया हमने अभी अभी निकाला, निकाल भी सकते हैं, देखो NH2CO, N2 मतलब 28, H4 मतलब 4, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, कम्स आउट टू बी 60। सो मास परसेंटेज किसकी? नाइट्रोजन की, विच वुड बी मास ऑफ नाइट्रोजन बाय टोटल मास इनटू, which is 28 by 60 into 14, 140 by 3. If you would do it, you would get your answer somewhere around to 46.6. बहुत मुश्किल था ना? ठीक है बेटा, पक्का? कोई डाउट्स? So for today we would be doing this only. हाँ बेटा बोल। सर अगर किसी क्वेश्चन में आंसर वैसा फॉर्मूला वो गिवन होगा मेरे बच्चा, कोई भी ऐसी चीज नहीं देंगे जो आपको अननोन हो। नोन चीज, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल 10th में आप एसिटिक एसिड पढ़ के आए, वो तो हमें पता है ना, CH3COOH। इथेनॉल पढ़ के आए, C2H5OH। जो नोन है उसका नहीं दे सकते, बट जो अननोन है दे वुड बी प्रोवाइडिंग इट टू अस। इट्स नॉट दैट वी हैव टू रिमेंबर दैट, कभी भी नहीं होगा ऐसा। ठीक है, पक्का? कुछ पूछना है? नहीं? हाँ जी। टेबल में कहाँ तक लर्न करना चाहिए? कुछ भी नहीं लर्न करना, टिल 20 जो आते हैं वही बस, टिल 20 जो आते हैं वही बस। मासेस बेटा अपार्ट फ्रॉम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, इन चारों के अलावा सबके मास क्वेश्चन में गिवन होंगे आपको, सबके। इन चारों के तो पता ही है ना हमें। नाइट्रोजन इज 14, ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन इज 1, फिर कार्बन इज 12, और एक दो का याद रख लेना, सोडियम इज 23, सल्फर इज 32 एंड क्लोरीन इज 35.5। अपार्ट फ्रॉम दिस किसी को याद नहीं रखना, सब गिवन होंगे क्वेश्चन में। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं ये 7 के आपको याद भी करा दूंगा, उसके अलावा एवरीथिंग वुड बी गिवन टू अस। ठीक है, पक्का? तो इसको रिवाइज करके एक बार अच्छे से मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास वुड प्योरली बी अ न्यूमेरिकल क्लास। जो आज सीखे हैं सारी चीजें उसके बेसिस पे सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। Each and every question would be a numerical question in the next class. ठीक है, पक्का? चल मिलते हैं फिर ऑन ट्यूसडे।